Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Prep Up, and today we are going to discuss about investigation under CRPC and BNSS with important case laws and MCQs. देखो मैं इस सीरीज़ में जो सेक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि जो हमारे एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखो इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, जनरली हम इतना ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि हमें ईजी चीज़ें नहीं याद रहती है। तो मैं आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये सीरीज़ बताती हूँ। देखो, इन्वेस्टिगेशन बिगेन्स आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमें यही नहीं पता होता कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कब होती है। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि जब तक कोई भी FIR रजिस्टर्ड नहीं हो जाती कॉग्निजेबल ऑफेंस की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो ही नहीं सकती है। ठीक है। फिर पुलिस हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विदाउट प्रायर अप्रूवल। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, FIR रजिस्टर्ड हो गई है, तो पुलिस के पास अथॉरिटी है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मजिस्ट्रेट का प्रायर अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स एंड अरेस्टिंग सस्पेक्ट इफ़ नेसेसरी। देखो, इसमें बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन अपने अंदर इंक्लूड क्या करता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस जो भी इंक्वायरी कर रही है केस से रिलेटेड, सिर्फ उतना ही जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है सिर्फ उतना इन्वेस्टिगेशन है, नहीं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस, वो भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आती है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाती है पुलिस, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही होता है। अरेस्ट करती है सस्पेक्ट को, सर्च करती है, सीजर करती है, यहाँ तक कि जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने तक का जो प्रोसेस होता है वो सब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड प्रॉम्प्टली एंड विदाउट अननेसेसरी डिले। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन बिना देरी किए तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक्यूज ने जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो मजिस्ट्रेट को भी वो तुरंत बताएगा इसके बारे में और अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत ही स्टार्ट कर देगा। और पुलिस जो है इन्फॉर्म करेगी एक्यूज को जब वो अरेस्ट करेगी एक्यूज को। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट आफ्टर कंप्लीशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, देखो अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पॉजिटिव है हमारी तो उसको चार्जशीट बोलेंगे, लेकिन इट मीन्स कि एविडेंस जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है एक्यूज के अगेंस्ट। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नेगेटिव है, इट मीन्स कि एक्यूज के अगेंस्ट कोई ज़्यादा एविडेंस है नहीं, इट मीन्स एविडेंस डेफिशिएंट है, तो उसको फिर चार्जशीट नहीं बोलते हैं, उसको क्लोजर रिपोर्ट और FR बोलते हैं। तो इट मीन्स हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट होती है तो वो चार्जशीट ही होगी, नहीं, वो FR भी हो सकती है। और ये जो हम सबमिट करते हैं मजिस्ट्रेट को करते हैं जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। और इन्वेस्टिगेशन जो फॉलो करेंगे रूल्स और रिस्पेक्ट करेंगे लीगल राइट्स ऑफ द एक्यूज एंड विक्टिम्स। अब देखो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता क्या क्या है। इन्फॉर्मेशन रिसीव करने से लेकर FIR रजिस्टर्ड और कलेक्ट करना एविडेंस, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना विटनेसेस की, और क्राइम सीन को विजिट करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रॉपर्टी है जो कि रेलेवेंट है उस केस से उनको सीज करना, अरेस्ट जो भी है सस्पेक्ट जो भी है उसको अरेस्ट करना, और फिर जो भी विटनेसेस हैं उनसे इंटेरोगेशन करना, और जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनसे इंटेरोगेशन करना, फिर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर करना और फिर उसको सबमिट करना। जो इन्वेस्टिगेशन से डील करते हैं प्रोसीजर, वो है सेक्शन 157, 160, 161, 162 CRPC में। देखो मैं आपको इसका ब्रीफ बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये पता ही है इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, और अगर इन केस 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं होता है तो फिर पुलिस ऑफिसर को ये मैंडेटरी है कि उसको एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर
इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए पुलिस रिमांड मांग सकता है मजिस्ट्रेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की हो सकती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता होगा, हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कौन एम्पावर है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में। आंसर इज ए, पुलिस ऑफिसर, और इसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अंडर सीआरपीसी, पुलिस ऑफिसर में इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट नीडिंग अ मजिस्ट्रेट डायरेक्शन, सेक्शन 156 क्लॉज 1 सीआरपीसी। और बीएनएसएस में भी सेम यही अथॉरिटी मजिस्ट्रेट को दी गई है। फिर क्वेश्चन है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे करती है। देखो, जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना, तो उसमें डायरेक्ट एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होती है, उसमें एनसीआर होती है, जिसको हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं। फिर जब वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, मतलब मजिस्ट्रेट जब उसको लॉन्च करता है, तब मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देता है पुलिस को कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आप या अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ग्रेव ऑफेंस नहीं होता है, ये एक माइनर ऑफेंस होता है, इसलिए इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। इसीलिए अगर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है। और सीआरपीसी और बीएनएसएस में पुलिस को ये पुलिस के बारे में ये डिफाइन किया है और कुछ एज सच चेंज नहीं आया है। फिर है, किस केस में ये हेल्ड किया गया, जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सक्लूसिव डोमेन है पुलिस का, इट मीन्स पुलिस ही है जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। देखो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो एज सच आपने देखा होगा कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, सीआरपीसी में तो कोई टाइम लिमिट था नहीं कि इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होनी चाहिए। बस इतना ज़रूर था कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है और 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन कोर्ट ये डायरेक्शन नहीं दे सकता पुलिस ऑफिसर को कि आपको इतने ही दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, लेकिन अब बीएनएसएस के अंदर टाइम लिमिट को तो ऐसा सेट नहीं किया, लेकिन हाँ ये एक वर्ड ऐड कर दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है आपको इमीडिएटली स्टार्ट करनी है। और कुछ ग्रीवियस ऑफेंसेस, जैसे ऑफेंसेस विमेन के अगेंस्ट होते हैं, उसमें कुछ टाइम लिमिट सेट की गई है, 2 मंथ्स में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। अदरवाइज और अगर अदर ऑफेंसेस हैं तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का टाइम लिमिट सेट नहीं किया गया। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिवली डोमेन होता है पुलिस का, कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये बोला गया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल में। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस केस में परमिट किया कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी। देखो, वैसे तो क्या होता है ना, जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, जिसे चार्जशीट वगैरह बोलते हैं। लेकिन इस केस में पूछा गया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट। बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस ऑफिसर ने सबमिट की गई है और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं अभी कुछ और एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकती है। ये बोला गया था विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली केस में। नेक्स्ट है कि किस केस में ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक्यूज के पास राइट नहीं होता टू बी हर्ड एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो, जनरल रूल क्या है कि एक्यूज को भी सुना जाएगा, लेकिन वो एट द स्टेज ऑफ ट्रायल होता है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और हम गलत कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया होता। ये बहुत एक इजी चीज़ है जो कि ये जो हमें पता होना चाहिए कि एट द स्टेज ऑफ ट्रायल एक्यूज के पास राइट होता है, राइट टू बी हर्ड, कि उसकी भी बात को सुना जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में तो वैसे भी पुलिस का काम है, तो आप पुलिस को बता के अगर कुछ कर भी दोगे तो उसकी कोई रेलेवेंसी रहती नहीं है। एक्यूज को जो भी अपनी स्टेटमेंट देनी है, जो भी एक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा वो वैसे भी कोर्ट के सामने किया जाएगा। तो ये बोला गया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीएन चड्ढा के केस में। उसके बाद है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली कॉन्ट्रास्ट सीआरपीसी एंड बीएनएसएस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें से किस केस इसमें से इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर है BNSS retains आंसर है बी, बोथ रिक्वायर मजिस्ट्रेट्स डायरेक्शन फॉर नॉन कॉग्निजेबल केसेस। जब भी नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं तो मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन रिक्वायर होती है। ये CRPC में भी है और ये BNSS में भी लिखा है।
फिर है कि किस केस में गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई थी कि जो भी गिरफ्तारी की जाती है एक्यूज्ड की, तो वो मनमाने ढंग से नहीं की जा सकती है और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो ये गाइडलाइंस इशू की गई थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कि जो भी मतलब इसमें लेट डाउन किया गया था सेफगार्ड्स अगेन अननेसेसरी अरेस्ट अंडर सेक्शन 41C ऑफ CRPC। देखो क्या होता है, पुलिस के पास पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने की, लेकिन एक मैंडेट भी है कि 24 आवर्स में तो आपको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना ही है। और अगर आप अननेसेसरी उसको अरेस्ट कर रहे हैं, एक्यूज्ड को अननेसेसरी आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो फिर मजिस्ट्रेट पूछते हैं ना कि आपने किस बेसिस पे इसको अरेस्ट कर लिया। कोई आप जो भी इन्वेस्टिगेशन लेकर आए हैं, नहीं लगता है कि उस बेसिस पे कि इसने कोई ऑफेंस किया है। इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस की थी गाइडलाइंस की जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां हो रही थी उसको रोका जा सके। अब ये जो BNSS हमारा आया है वो इफेक्ट में कब आया है, वो आया है 1 जुलाई 2024 को। देखो चार्जशीट क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया। चार्जशीट होती है एक पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है उसके बाद जो रिपोर्ट आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट एक्यूज पर चार्ज फ्रेम ही करे, ठीक है। इट मीन्स कि एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस सफिशिएंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगेंस्ट उस एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस हो ही ना, तो उस केस में फिर क्या होगा ना, उसको चार्जशीट नहीं कहेंगे, उसको FR कहेंगे। चार्जशीट तो तब बोला जाता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसमें एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस मिलते हैं। अब ये है किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी फॉर कॉग्निजेबल केसेस। देखो यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को कहाँ डिफाइन किया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को BNSS में जो CRPC की बात करें तो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी इट मीन्स जो पावर है वो तो सेक्शन 175 क्लॉज 1 BNSS की बात करते हैं, और अगर हम बात करें CRPC में तो ये होगा हमारा 156 ऑफ CRPC। फिर इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है, देखो इन्वेस्टिगेशन वैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है FIR का तभी स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर किसी भी केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब भी कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं हम मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट भी यही डायरेक्शन देती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले FIR रजिस्टर्ड करता है। अब ये बताना है कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर है B। जो BNSS है वो रिटेन करता है कुछ रिक्वायरमेंट जो कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है फॉर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। अभी हमने पढ़ा ही था कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए रहता है। फिर किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की, कस्टोडियल इंटेरोगेशन, तो दैट इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में पूछताछ के लिए दिशा निर्देश जारी किए। What does Section 193 of BNSS require regarding investigation timelines and reporting? Answer is B. It must be completed without unnecessary delay. क्योंकि देखो इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो ये तो पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं पता होता। कुछ केसेस इतने ग्रीवियस और इतने हीनियस होते हैं कि उसमें कई महीनों लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, और चार्जशीट फाइल भी नहीं हो पाती है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें हमें एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, और एक्यूज के अगेंस्ट हमें सफिशिएंट एविडेंस चाहिए होते हैं। इसीलिए मैजिस्ट्रेट कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर को कि आपको इतनी ही टाइम लिमिट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। हाँ, वो ये जरूर बोल सकता है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन अब BNSS में ना सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए तो टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि विद इन 90 डेज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ, आई एम नॉट कंफर्म। ओके ठीक है 2 मंथ्स में तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपडेट करना है विद इन 90 डेज। देखो क्या होता है, पहले ये प्रोसेस नहीं था
कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचाएगी, इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेंट को नहीं दी जाती थी। लेकिन BNSS में ये बोला गया कि 90 डेज़ में आपको अपडेट करना होगा इन्फॉर्मेंट को कि कितना प्रोसेस आगे बढ़ चुका है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। फिर है BNSS में व्हेन मस्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बी कंडक्टेड बिफोर अ फुल इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंस 3 ईयर्स से 7 ईयर्स का है तो इसमें विद DSP परमिशन विद इन 14 डेज, ये क्या है BNSS ने इंट्रोड्यूस किया है एक स्ट्रक्चर्ड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी फॉर सच ऑफेंसेस ओनली विद DSP अप्रूवल एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा 3 से 7 साल की है तो आप उसमें क्या करेंगे, एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। अगर DSP की परमिशन दे दी गई है तो आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर है कि BNSS इंश्योर करता है क्वालिटी एविडेंस कलेक्शन इन सीरियस ऑफेंसेस। आंसर इज़ बी कि देखो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर कोई भी क्राइम सीन है, एग्जाम्पल कोई भी ऑफेंस हुआ है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, तो पुलिस क्या होगा ना अपने साथ फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको साथ लेकर जाएगी और ये BNSS में अब ऐड किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।